गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे निबंध लेखन की परिभाषा और निबंध लेखन क्या है उसके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं निबंध लेखन की परिभाषा। सबसे पहले तो निबंध लेखन क्या है। निबंध अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। अर्थात क्या है कि मतलब अपने मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी बातें उत्पन्न होती हैं, उसको अच्छे सुनियोजित ढंग से अच्छी तरह से लिखने को ही हम निबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भाव को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना भी एक कला है। इसे विषय के अनुसार छोटा या बड़ा लिखा जा सकता है। निबंध को प्रबंध, लेख आदि नामों से पुकारा जाता है। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। अब हम देखते हैं कि निबंध की खोज कैसे हुई। तो हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रेंच ईसाई से बना है। ईसाई का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। ऐसे में एसेइस्ट अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया कि निबंध की परिभाषा क्या है और निबंध की खोज कैसे हुई, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि निबंध के अंग कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला होता है भूमिका, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा उपसंहार। भूमिका यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब पहली स्टार्टिंग लाइन जो होती है, स्टार्टिंग का जो सेंटेंसेस होता है, वो ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए कि आपका निबंध न चाह के भी लोग आपका पढ़ सकें। और विषय विस्तार क्या होता है, बीच का, मतलब बीच में आपको जो कुछ भी समझ में आता है वो सब आप विस्तार पूर्वक या संक्षिप्त रूप से किसी भी तरह आप विस्तृत रूप से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसमें 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। मतलब अपने भाव को, जैसे सपोज़ आपने दिवाली के ऊपर लिखा, तो सबसे पहले आपको दिवाली के ऊपर ये लिखना होता है कि दिवाली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई, तो वो भूमिका के अंतर्गत आ जाता है कि दिवाली कब मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है, दिवाली का महत्व क्या है, ये सब हमने लिखा। अब विषय विस्तार में हम उसकी छोटी छोटी बातों को लिखते हैं कि मतलब दिवाली में हम क्या करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी विषय विस्तार, मतलब कुछ कितना भी हम लिख सकते हैं विषय विस्तार के अंतर्गत। अब उपसंहार, उपसंहार क्या है, मतलब उसका एंडिंग या निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है, मतलब एंडिंग में हम लिखते हैं कि निष्कर्ष। उपसंहार का अर्थ होता है निष्कर्ष, पूरे का निचोड़। हम उसे 1-2 लाइन में लिख करके निबंध का एंडिंग करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि भूमिका हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि लोग पढ़ते ही एकदम अट्रैक्ट हो जाए और आगे का आपका पढ़ना चाहें। और उपसंहार मतलब पूरे भूमिका और विषय विस्तार का सार 2 लाइन में हमें निष्कर्ष के रूप में लिखना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि निबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विषय के अनुसार प्रायः सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है विवरणात्मक और तीसरा होता है विचारात्मक। अब हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध क्या है। तो यदि विषय कोई प्राणी हो, जैसे श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार प्रकार, स्वभाव, उपकार, विचित्रता एवं उपसंहार, इस तरह से हम प्राणी के ऊपर लिखते हैं। मतलब पहले हम लिखेंगे कि उसकी श्रेणी क्या है, वो किस श्रेणी में आता है, वो हम लिखते हैं। फिर प्राप्ति स्थान, मतलब वो कहाँ से है या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम लिखते हैं। फिर हम उसके आकार प्रकार के बारे में लिखते हैं। फिर उसके स्वभाव के बारे में लिखते हैं। मतलब अगर हम जंगली जानवरों के लिए लिखते हैं तो वो बहुत खूंखार होते हैं, उनके मतलब वो
बहुत जल्दी से क्रोध में आ जाते हैं, वो लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। और अगर हम किसी जैसे गाय के ऊपर हमें लिखना है तो हम उसके सरल स्वभाव के बारे में लिखते हैं। अब उपकार के बारे में हम लिखेंगे कि मतलब उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, हमें वो पालतू जानवरों को पालना क्यों ज़रूरी है और हमें उससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारी बातें हम उपकार के अंतर्गत लिखते हैं। अब विचित्रता या उपसंहार, विचित्रता मतलब उसमें क्या कुछ अलग है, अन्य प्राणियों से अलग इस प्राणी में क्या है जिसके ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं। उसके बाद पूरे का हम निष्कर्ष लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं। तो इस तरह से हम प्राणी के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। ये सब बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हमने एक बार पढ़ ली, समझ ली, तो हमें निबंध लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि विषय कोई मनुष्य है तब हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपने प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में यदि आपको निबंध लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उनका परिचय, उनका जन्म, उनका अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके मृत्यु के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके स्थान के बारे में, ये सब हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं प्राचीन इतिहास, मतलब उनके इतिहास के बारे में, उनके पास्ट के बारे में हम कुछ लिखते हैं। फिर हम उनके वंश और परंपरा के बारे में लिखते हैं कि मतलब और उनके कितने वंश, कितने पुत्र, कितनी पुत्रियाँ, कितनी पुत्र वधुएँ, ये सारी बातें मतलब उनके पारिवारिक बातें हम लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम उनकी भाषा और धर्म, मतलब वो किस धर्म के थे, उनकी भाषा क्या है, ये सब हम उनके बारे में लिखते हैं। फिर अंत में हम लिखते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन लिखते हैं। इसमें निष्कर्ष रूप से कुछ नहीं लिखा जाता, बस निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी थे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और तीसरा है, यदि विषय कोई उद्भिद हो तो परिचय एवं श्रेणी, पहले हम उनका परिचय और श्रेणी लिखेंगे, स्वाभाविक जन्म स्थान लिखेंगे, प्राप्ति स्थान लिखेंगे, उपज लिखेंगे, पौधे का स्वभाव लिखेंगे, तैयार करना, व्यवहार और लाभ, उपसंहार। इस तरह से उद्दीप्त मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पौधे के बारे में हम लिख रहे हैं या कोई भी उत्पत्ति, मतलब जो प्राकृतिक है, उत्पत्ति जिसका हुआ है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम लिखना है। अगर हमें किसी पौधे के बारे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम उनका परिचय लिखेंगे कि ये कौन सा पौधा है, कहाँ पाया जाता है, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उनके जन्म स्थान के बारे में, मतलब ये मुख्य रूप से किन राज्य में या किस देश में पाया जाता है, ये हम लिखते हैं। फिर उसका प्राप्ति स्थान लिखेंगे, फिर उसकी उपज लिखेंगे, किस किस तरह से उसकी उपज हुई है। फिर पौधे का स्वभाव क्या है या उससे हमें क्या फ़ायदा होता है उन पौधों से, ये हम लिखते हैं। फिर उनका तैयार करना, मतलब कितने दिनों में ये तैयार होता है या इसमें कितने दिनों में फल आ जाते हैं, ये सारी बातें हम लिखते हैं। फिर व्यवहार और लाभ लिखेंगे कि मतलब उस पौधे से हमें क्या क्या लाभ होता है। अंत में हम पूरा मिला करके निचोड़ लिखते हैं उपसंहार के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं, यदि विषय कोई स्थान हो, अगर कोई इसी स्थान के ऊपर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, अवस्थिति। सबसे पहले हम उसकी अवस्थिति अर्थात स्थिति के बारे में लिखेंगे, फिर उसका नामकरण लिखेंगे, फिर उसके इतिहास लिखेंगे, मतलब वो पहले क्या था फिर क्या हुआ, इस तरह से हम लिखेंगे। वहाँ की जलवायु के बारे में लिखेंगे, शिल्प के बारे में लिखेंगे अर्थात जो वहाँ की कलाएं हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर व्यापार के बारे में हमें लिखना होता है, फिर जाति और धर्म के बारे में लिखना होता है, उस स्थान की जाति, उस स्थान का धर्म क्या है। दार्शनिक स्थान के बारे में लिखना, जो कि मतलब देख के मनोरम लगे, आकर्षित लगे, ऐसी चीज़ों के, वहाँ की ऐसी चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है। फिर उपसंहार लिखना होता है, उत्थान, पतन और शासन, मतलब उपसंहार में हम ये लिखेंगे कि उसका पतन कैसे हुआ या वो किस तरह से नष्ट हो गया। इस तरह से हम स्थान के बारे में भी निबंध लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि विषय कोई वस्तु हो अर्थात कोई भी चीज़, निर्जीव चीज़ है, तो हम कैसे लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे, वो प्राकृतिक है या कृत्रिम वो लिखेंगे हम, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये सब लिखेंगे। फिर उसका प्राप्ति स्थान लिखते हैं, फिर किस अवस्था में पाई जाती है, फिर कृत्रिम का इतिहास लिखते हैं। अगर वो कृत्रिम है तो कृत्रिम का इतिहास लिखिए, अगर वो प्राकृतिक है और आपको अगर नॉलेज है तो आप प्राकृतिक इतिहास लिखिए उसके बारे में। फिर हम लास्ट में उसका उपसंहार लिखते हैं। अब यदि विषय कोई पहाड़ हो तो परिचय लिखते हैं, पौधे, जीव, वन आदि के बारे में लिखते हैं, गुफाएं, नदियाँ, झीलें आदि के बारे में लिखते हैं, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण और शोभा,
वहाँ बसने वाले मानव और उनके जीवन के बारे में लिखते हैं। इस तरह से हम निबंध को बहुत ही अच्छी तरह से, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं तो हम इन्हें बहुत ही अच्छी मार्मिक तरीके से लिख करके और किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोगों का निबंध मतलब आप लोग निबंध में A1 मार्क्स लेकर के आओगे अगर आप लोगों ने ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझ लिया तो। अब देखते हैं हम विवरणात्मक निबंध क्या होता है। विवरणात्मक निबंध क्या है? किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। अब हम देखते हैं मतलब किसी का विवरण देना, किसी के बारे में ब्रीफली बताना, तो उसका अगर हमें विवरण देना है तो हम कैसे निबंध लिखेंगे। यदि विषय ऐतिहासिक हो तो हम कैसे लिखते हैं? घटना का समय और स्थान सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर लिखेंगे कारण, वर्णन एवं फलाफल, फिर लिखेंगे इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। इस तरह से हम विवरणात्मक निबंध ऐतिहासिक रूप से लिख सकते हैं। अब यदि विषय जीवन चरित्र हो या किसी के जीवन परिचय के बारे में लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं वर्णनात्मक निबंध की तरह, फिर जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, ये सब ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, ये सब लिखा ही जाता है। फिर हम लिखते हैं विद्या, कार्यालय, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान उन्होंने क्या क्या दिया उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। फिर उनके कुछ गुण और दोष लिखेंगे, फिर मृत्यु, फिर उपसंहार लिखेंगे और फिर भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श हम लास्ट में बताएंगे। कहानी का कंक्लूज़न बताएंगे, निष्कर्ष हम बताएंगे कि इनसे हमें क्या ज्ञान मिला या इनसे हमें क्या मोटिवेशन मिला, इसके बारे में हम बताते हैं निबंध के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं, यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो, अर्थात घूमने टहलने वाला अगर विषय हो, भ्रमण के बारे में यदि आपको विवरण देना हो तो आप कैसे देंगे? तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, इस तरह से पहले आप स्टार्ट करेंगे। फिर लिखेंगे आप यात्रा का विवरण कि आपने जहाँ जहाँ यात्रा की, आपको क्या क्या दिखा, आपको क्या क्या वहाँ पे आकर्षित लगा, ये सारी बातें आप लिखते हैं। फिर उसके हानि और लाभ लिखेंगे। फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला, संस्कृत का विवरण आप देंगे। फिर समालोचना एवं उपसंहार लिखेंगे। अब यदि विषय आकस्मिक घटना हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आकस्मिक घटना हमें कहीं देखने को मिल गई है, एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हमें देखने को ऐसा मिलता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो घटना है उसका हम सबसे पहले परिचय देंगे। फिर तारीख एवं स्थान एवं कारण लिखेंगे कि मतलब किस समय किस कारण से ये घटना घटित हुई थी। विवरण एवं अंत लिखेंगे और फिर फलाफल लिखेंगे कि मतलब उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुए या क्या क्या नुकसान हुए, उसके फैमिली क्या या उसका, इस तरह से हम आकस्मिक घटना का फलाफल लिखेंगे। फिर समालोचना लिखेंगे, व्यक्तियों, समाज आदि पर कैसा प्रभाव इसका पड़ता है उसके बारे में हम 2 लाइन में लिखेंगे। तो इस तरह से हम विवरणात्मक निबंध लिख सकते हैं। अब विचारात्मक निबंध क्या है? किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। किसी के भी गुण का, किसी के भी दोष का, धर्म का जो फ़ायदा या नुकसान होता है वो विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता है, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से ही काम किया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, मतलब ये बहुत ही कठिन होता है लिखना, अतः इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस तरह के निबंध लेखन के लिए छात्रों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, श्री हरि दामोदर आदि प्रबुद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय, इस तरह से हमें बांटना होता है। दूसरा, हमें सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास लभ्य कारण भी हमें बताने होते हैं। तीसरा है संचय, तुलना, गुण एवं दोष, हानि और लाभ हमें बताना होता है। फिर बताना होता है दृष्टांत, प्रमाण आदि, और लास्ट में हमें उपसंहार बताना होता है विचारात्मक निबंध में, जो कि लेखक लोग लिखते हैं। ये ऐसे निबंध या ऐसी कहानियाँ जो कि हमें बहुत ही मनोरम लगती हैं, तो इसको लिखने में थोड़ी मेहनत होती है, थोड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो आप लोग भी ऐसी कहानियाँ, ऐसे निबंध लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं निबंध
लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय या पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले कि आप जिस चीज़ पर निबंध लिख रहे हैं, क्या आपने उस चीज़ को देखा है, समझा है या जाना है? अगर आपको ही नहीं पता होगी तो आप निबंध में क्या लिखोगे। दूसरा है, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। एकदम मतलब सीक्वेंस वाइज विचारों को अपने प्रकट करना होता है। ऐसा नहीं कि अब आपने सपोज दिवाली पे लिखा है, क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को लिखा जाना चाहिए। फिर निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी पढ़े तो उसे समझ सके। बहुत क्लिष्ट भाषा आप लिखेंगे तो लोगों को समझने में परेशानी होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी, तो आपके निबंध को लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। वाक्य छोटे भी होने चाहिए और आकर्षक भी होने चाहिए। ऐसे निबंध के भाषा होनी चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब बहुत फालतू में खींच के उसे बड़ा ना करें, नॉर्मल तरीके से उसे लिखें। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है और भी रोचक बन जाता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें, और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके और भी जो लोगों को नहीं पता है वो चीज़ें भी अगर आप लिखते हैं तो लोगों को ये भी बहुत आकर्षक लगता है। फिर आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर देंगे तो वो निबंध और भी रोचक हो जाता है। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब बिना मतलब आप एक लाइन कुछ लिख रहे हैं, दूसरी लाइन में कुछ और ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, वहाँ पे आप लिख रहे हैं दिवाली में हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वो आपका निबंध बिल्कुल भी रोचक नहीं होगा और आपके नंबर्स भी कट जाते हैं। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। सो बच्चों, आप लोगों ने देखा हमने किस तरह से निबंध के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही गूढ़ जानकारी प्राप्त की है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो बाय बाय।